मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल? फिट, एनर्जेटिक, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम एंड वेलकम। और इसी तरह हमने वेलकम किया अपने पीटीवी कराची सेंटर में मुख्तलिफ जो सेशंस रिकॉर्ड किए, उसमें एक खास सेशन में अदनान शाह टीपू को, जिनको आप संजीदा काम करते हुए भी देखते हैं, मज़ाहिया काम करते, फिल्मों में उन्होंने बहुत सा, अभी हाल ही में पिछले 3-4 साल में जो फिल्में बनी उसमें आप उनको देखते हैं, टीवी ड्रामा में, और बड़ी डाइवर्सिटी, बड़ी वर्सेटिलिटी। लेकिन अदनान शाह टीपू की अपनी जो कहानी है वो जब कराची सेंटर में राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे अनफोल्ड हुई तो वो जान के बहुत लुत्फ आया, बहुत खुशी हुई उनकी सोच, उनकी फ़िक्र को जब हम गुफ्तगू में उस नशिस्त में सामने लेकर आए। और आज वही नशिस्त राइजिंग पाकिस्तान में ऑरेंज सोफे वाले सेगमेंट में आपके साथ हमने शेयर करनी है, लेकिन सेंटर होगा कराची सेंटर। और अदनान शाह टीपू के अलावा भी आज के राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है हमारे पास। ऑफ कोर्स हम जब इस जानिब बढ़ेंगे प्रोग्राम के दौरान तो हमारे साथ होंगी रेबेका, और रेबेका 3 अच्छी यानी कि गुड न्यूज़ लेकर आएंगी। मुस्तफ़ा के सेगमेंट में, जो कि हमारा मूवी वाला सेगमेंट है, उसमें आज हम एक लेजेंडरी एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिनके मिजाज ने, जिनकी अदाकारी ने एक ट्रेंड दिया, ना उनसा कोई था ना उनसा कोई हो सकता है। जी, आज हम फीचर करेंगे, आज हम ट्रिब्यूट देंगे राइजिंग पाकिस्तान में मुस्तफ़ा के साथ लहरी साहब को। लहरी साहब की अदाकारी, उनका जुमला, उनकी अदायगी, उनका मैनरिज्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज, यकीन जानिए हम जब फिल्में देखा करते थे तो लहरी साहब के जुमले बाकायदा फिल्म देखने के बाद आपके साथ घर वापस आते थे। उनके जुमले बाद में भी सुनकर, सोचकर, उस ख्याल को, सीन को ज़हन में लाके इंसान मुस्कुरा उठता था। आज हमने लहरी साहब को ट्रिब्यूट देना है मुस्तफ़ा के सेगमेंट में। ऑफ कोर्स यहाँ पे गुरु काशिफ होंगे और आज स्किप रोप होगी, यानी कि जो रोप के साथ एक्सरसाइज है, जो कि ख़ासतौर पे हमारे गांव देहात में बच्चे भी, लेकिन बच्चियां बहुत ज़्यादा इसको खेल के तौर पे लेती हैं, लेकिन इसका हमारी जिमिंग में, हमारी एक्सरसाइज में क्या किरदार है, हम उससे आप कैसे अपने आप को जिम फिट रख सकते हैं, ये आज हमें गुरु काशिफ बताएंगे। और आगाज़ हम करेंगे हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, अपने बच्चों के सेगमेंट से, जिसमें आज मेरे क्लास फेलो अरजान आ रहे हैं। और अरजान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हमसे बात करने वाले हैं, और वो है आतिश फ़िशां, वॉल्केनोज कैसे बनते हैं, कैसे इरप्ट करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े वॉल्केनोज कौन से हैं, कोल्ड वॉल्केनोज भी कोई हैं या हर वक्त लावा ही उबलते रहते हैं और उगलते रहते हैं। तो जनाब ये सारी बातें होंगी हमारी अरजान से इस ब्रेक के बाद। लेकिन आपको ये भी हम बताते चलें कि इन सारी चीज़ों में, सारी इंफॉर्मेशन, इन सारे सेगमेंट्स में फ़न और एंटरटेनमेंट तो होती ही है राइजिंग पाकिस्तान में, लेकिन रोज़ाना हमारी कोशिश होती है कि कोई नई बात, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसी सोच आप तक पहुंचाई जाए, चाहे वो अदनान शाह टीपू की गुफ्तगू है, चाहे वो अरजान के वॉल्केनोज है, कि आप कुछ जान सकें, कुछ नया सीख सकें। तो ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो हमने सजा रखा है आपके लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं, अरजान और एक आतिश फ़िशां। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे क्लास फेलो अरजान मेरे साथ मौजूद हैं और आज वॉल्केनोज लेकर राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आए, इरप्ट ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इरप्ट हो जाए पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में आपको स्लाइड्स में बताऊंगा, लास्ट स्लाइड, कि पाकिस्तान में वॉल्केनोज हैं या नहीं। जी अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरा ख्याल है, लेट मी गेस, आई डोंट थिंक सो। स्लाइड पे, अच्छा स्लाइड में पता लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वॉल्केनोज नहीं है। चले देखते हैं। अच्छा जी, स्लाइड्स प्ले करें अरजान की, देखें आज क्या कहानी अनफोल्ड होने लगी है। वॉल्केनोज यानी कि आतिश फ़िशां। अच्छा, इस पिक्चर में आप देखें कि लाइटनिंग भी आ रही है और वॉल्केनो भी है। तो ये जो लाइटनिंग आ रही है ना, ये क्लाइमेटिक उसकी कंडीशंस की वजह से, वहाँ पर कुछ ऐसा क्लाइमेट बन गया था, और जो वॉल्केनो से जो निकल रही थी, गैसेस निकल रही थी, उसमें कुछ ऐसा क्लाइमेट क्रिएट हो गया था कि लाइटनिंग भी थी और वॉल्केनो भी था। और जो नीचे, अगर उस स्लाइड पे हम दोबारा से जाएं मिसबा, तो हम देखेंगे कि वो नीचे रेड जो है वो लावा है। जी, लावा है। ओके, जिसको हम मैग्मा भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग, इतनी खूबसूरत तस्वीर है ये। जी। अच्छा जी, आगे क्या है जी? व्हाट आर वॉल्केनोज, यानी कि ये स्लाइड जो है उसके पार्ट्स के बारे में, और वो होती क्या चीज़ है वॉल्केनो, उसके बारे में। तो जो
सबसे पहला जो पार्ट है वो लावा है, जिसको हम मैग्मा भी कहते हैं। और लावा जो होता है मोल्टन रॉक होता है, और ये जो क्रस्ट जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, जो सॉलिड रॉक होता है, वो जब आपस में क्रैश होते हैं और उनकी जो एनर्जी होती है, हीट जो होती है, वो जो है ना रॉक्स को मेल्ट कर देती है। तो वो जो मेल्ट हुआ रॉक होता है उसको लावा कहते हैं। और इसके अंदर ये जो रेड और ऑरेंज मतलब एक्चुअली आग होती है लगी हुई या क्या होता है, मतलब इसका ये नहीं, इट्स हॉट, इतनी ज़्यादा हीट हुआ होता है कि वो उसका कलर ऐसा आता है। ओके, उसको लावा कहते हैं। जी अच्छा जी, और उसके बाद उसी स्लाइड पे मैंने ऐश का वर्ड भी, जी, वॉल्केनिक ऐश, यानी कि जो धुआं उससे निकलता है ना, तो वो सारा वॉल्केनिक ऐश होता है। धुआं और जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, टॉक्सिक गैसेस जो होती हैं, वो सारी वॉल्केनिक ऐश में होती हैं। Okay. और ये सारी जो लावा और वॉल्केनिक ऐश वगैरह जो है ना, ये एस्केप होती हैं वॉल्केनो के थ्रू। एक ओके वॉल्केनो तो जब जिसको हम कहते हैं कि आतिशफशा फट गया या इरप्ट कर गया, तो वो फिर बाकायदा ये सारी चीजें ये लावा, सारी चीजें लावे की सूरत में फिर उस पहाड़ से निकल रही जी। है। इंटरेस्टिंग, ओके। अच्छा जी, आगे क्या है जी? हाउ आर वॉल्केनोस फॉर्म, यानी कि ये बनते कैसे हैं। अच्छा, उसमें आपको जो है ना वो रेड वाली एक रेड और येलो सी एक बीच से पहाड़ के पीछे से एक लाइन ऊपर आती हुई नजर आ रही होगी, वो है सेंट्रल वेंट। उसके उस लाइन के ऊपर आपको जो है ना एक सर्कल सा नजर आ रहा होगा, जहाँ पे वो जो है ना ब्राउन कलर की चीज़ें हैं, ठीक है। उसको कहते हैं वॉल्केनिक रॉक फ्रैगमेंट्स, यानी कि जो सॉलिड थोड़े से पार्ट्स होते हैं, वो इतने सॉलिड नहीं होते लेकिन थोड़े से सॉलिड होते हैं, तो उनको वॉल्केनिक रॉक फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ठीक है। और जो बड़ा सा सर्कल होता है जिससे वॉल्केनो इरप्ट होता है, जो कि हमें नजर भी आता है टॉप से, उसको साइंडर कोन क्रेटर कहते हैं। ठीक है। और जो पहाड़ का आसपास का जो एरिया होता है, जो साइड वाला एरियाज होता है पहाड़ के, सॉलिड जो रॉक होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रॉक होते हैं, उसको टेफ्रा लेयर्स कहते हैं। वाह, ये तो बड़ी कुछ साइंस है भाई। मेरा तो ख्याल था बस आतिशफशा है, वो लावा बाहर आ जाता है, फट जाता है, लेकिन इसके अंदर पूरी जी पूरे उसके डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट पोर्शंस हैं। जैसे हर चीज़ के पीछे जो है ना कोई मकसद होता है, कोई साइंस होती है, कोई टेक्नोलॉजी होती है, तो ये भी उसी तरह है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। उसके भी कोई एक्सपर्ट्स होते होंगे जो वॉल्केनोज को जी। स्टडी करते होंगे, उस पर रिसर्च करते होंगे, है ना? वो जियोलॉजी और जियोलॉजिस्ट्स होते हैं। हाँ, उनकी एक टाइप होती है, जैसे जो इंजीनियर्स काफ़ी सारे होते हैं, तो जियोलॉजिस्ट जियोलॉजी की एक कैटेगरी है, जी। स्पेशलिटी है, जो कि सिर्फ आतिशफशाओं पे और वॉल्केनोज पे जी। रिसर्च करते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, क्या वॉल्केनोज पानी के अंदर बन सकते हैं? तो चलिए आपसे ये पूछते हैं। मेरा तो ख्याल है नहीं बन सकते, लेकिन अब मैंने स्लाइड देख के चीटिंग मार ली है, तो मुझे नजर आ रहा है कि बन सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने ऑनेस्ट वाला पहले बताया है। ऑनेस्ट वाला पहले बताया कि तो मेरे से पूछते, मैं कहता नहीं पानी के अंदर वॉल्केनो कैसे हो सकता है, चलिए तो ठंडा हो जाएगा। अब मैं आपको जो है ना प्रॉपर आंसर बताता हूँ। अब देखें, पानी का भी एक बॉटम होता है, समंदर का भी एक जो है ना बिल्कुल एंड होता है, जहाँ पे वो पानी सारा खत्म हो रहा है, तो वहां से आगे एक तरह से देखें तो जमीन शुरू हो जाती है। जी, जमीन शुरू हो जाती है, अर्थ का जो क्रस्ट शुरू हो जाती है। तो वो जब क्रस्ट आपस में लगती है, मैंने आपको बताया था कि वो हीट से जो है ना रॉक्स वगैरह फॉर्म होते हैं, तो वो जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो पानी में इरप्ट हो जाते हैं। अब वो पानी में इस तरह तो नहीं इरप्ट होते कि पानी की सरफेस से ऊपर आते हैं, लेकिन वो पानी के साथ जब टच होते हैं तो वहाँ पर एक लैंड सा बन जाता है, आइलैंड बन जाता है एक छोटा सा। आपने उस पिक्चर में देखा होगा, टॉप राइट कॉर्नर में जो है ना एक सर्कल वाली स्लाइड जरा इस पर दोबारा दिखाइएगा, ताकि जो असलान बात करे। ओह यस, वो जो ऊपर हमें, जी, तो ये एक वॉल्केनो से बनता है। अच्छा, ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था और उसके बाद ये जमीन एक तरह से देखे तो ऊपर आ गई। जी, लेकिन हमें ये नजर नहीं आता इरप्ट होता, क्योंकि पानी होता है, तो वो आपस में कोलाइड होकर सारा जो है ना वो एक लैंड बना लेते हैं, लेकिन हमें लावा नजर नहीं आता पानी में। एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आगे क्या है? माउंट टम्बोरा। तो इसकी जो एलिवेशन है वो 2850 मीटर्स है, यानी कि 2850 मीटर। और इसमें ये जो ना 18 जो ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे नोन जो ज़्यादा डेथ्स हुई हैं किसी वॉल्केनो से, जैसे वो इस माउंटेन की वजह से 1 लाख अफराद 1815 में। जी, उस जमाने में तो आबादी दुनिया की वैसे भी इतनी कम थी, और उस वक्त में 1 लाख अफराद बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये जो लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था, ये 1967 में इरप्ट हुआ था। ओके, तो क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि, या अर्थक्वेक्स की तरह इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता? इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट की जो एक्टिविटी होती है उस तरह इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओके, ठीक। अच्छा जी, आगे क्या है? बिगेस्ट वॉल्केनोज ऑन अर्थ। अभी जो अगली 2-3 स्लाइड्स हैं वो सबसे बड़े वॉल्केनोज के बारे में है। तो यह मौना लोआ हवाई में है। ये ओके, हवाई जो है ना एक अमेरिका का जो है ना यूएसए का एक पार्ट है। जी, अगली स्लाइड। अगला है माउंट फूजी, टोक्यो जापान। ये जापान में, टोक्यो के शहर में। अब देखें कितना प्यारा सा ये माउंटेन है और कितना पुरसुकून सा लग रहा है। लेकिन अच्छा, ये अब एक
साइलेंट वोल्केनो है या ये अभी भी इरप्ट होते हैं, ये वाले वोल्केनोज जो बड़े वोल्केनोज हैं, जैसे आपने बताया 1967 में लास्ट टाइम वो हुआ था, तो ये क्या फिर हर 50 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद इरप्ट हो सकते हैं? अब ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतने साल बाद इरप्ट हो जाएंगे। अब हो सकता है 1000 साल बाद इरप्ट हो सकता है अगले साल इरप्ट हो जाए। Okay. तो वो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। स्पेसिफिक कोई साइकिल नहीं है कि इतने साल के बाद इसने वो अब अर्थ की जो क्रस्ट की मूवमेंट होती है उसके हिसाब से डिटरमिन किया जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये क्या है जी? बिगेस्ट वोल्केनोज में आता है मायन वोल्केनो, एल्बे, फिलीपींस। ओके, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है जी। अब ये जो मैंने सारे वोल्केनोज आपको बताए, कोई रेडियस के हिसाब से बहुत बड़ा है, किसी का साइज बहुत बड़ा है, कोई जो है ना बहुत ऊंचा है। तो ये इस हिसाब से सारे अपनी अपनी कैटेगरीज में बड़े हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और लास्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है जी? पाकिस्तान में क्या वोल्केनो है? मेरा तो जवाब था नहीं, लेकिन ये तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। पाकिस्तान वैसे तो मतलब कोई बड़ा सा वोल्केनो नहीं है जैसे हवाई और फिलीपींस वगैरह में है, लेकिन टोर ज़वार का जो रीजन है ज़ियारत के पास, वहाँ पर एक छोटा सा वोल्केनो है और वो इतना एक्टिव नहीं है। मतलब वो छोटा सा है, और मतलब ये जो है ना टोर ज़वार माउंटेन रेंज जो है वो इस एरिया में है, और उसका कोई इतना लेकिन टेक्निकली वो वोल्केनो है और पाकिस्तान में है जी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में आतिशफशां पहाड़ है जी। Alright, interesting. This is something new for me. अच्छा, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि मैं वो 1815 के वोल्केनो इरप्शन का सोच रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी और प्रिडिक्शन और इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि खुदा न खास्ता कहीं वोल्केनो इरप्ट हो तो फौरी तौर पे आबादी को बाखबर किया जा सकता है और इवैक्यूएशन हो सकती है। लेकिन उस ज़माने में आज से 200 साल पहले तो शायद ये सारी टेक्नोलॉजी चीज़ें नहीं थी, इसलिए इतनी ज़्यादा अमवात हुई। और वो जो माउंट टम्बोरा था वो वैसे मैं फॉर जनरल इंफॉर्मेशन वो इंडोनेशिया में है। ओके, वो इंडोनेशिया में था जहाँ पे इंटरेस्टिंग। भाई ज़बरदस्त है तुम्हारा सेशन था, कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हो? अब पाकिस्तान में वैसे वोल्केनोज तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बाकी बहुत सारे चीज़ें हैं। पाकिस्तान के पास नेचुरल ब्यूटी है, पहाड़ वगैरह हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रीजन में मिनरल्स हैं। तो पाकिस्तान के पास वोल्केनोज तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत सी हमारे पास ऐसी चीज़ें जो दूसरे ममालिक के पास नहीं है, और उन पे हमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। ख़ासतौर पे मिनरल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पे ब्यूटी में तो फिर टूरिज्म भी आ जाता है। एब्सोल्युटली। वैसे ये वाले जो वोल्केनोज हैं ये टूरिस्टिक साइट्स भी है ना जी। लोग जाके स्पेशली हवाई में जाके वोल्केनोज देखते हैं। और जो टोक्यो फ्यूजी वोल्केनो है वो भी बड़ी जबरदस्त टूरिस्टिक साइट है, उसके सामने जाके लोग सेल्फियां बनाते हैं। और टोक्यो तो वैसे भी बहुत बड़ा सा एक शहर है, जापान का एक इंपॉर्टेंट शहर है। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जीते रहो। और ये जो कुर्ता है ये मतलब साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा होगा, वरना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था तुमसे बोरो करूं, लेकिन तुम्हारा साइज थोड़ा बड़ा है मुझसे। हैव अ ग्रेट डे, जीते रहो, खुश रहो। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रेबेका मेरे साथ होंगी। सेगमेंट है गुड न्यूज़। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है गुड न्यूज़ का, और मेरे साथ मौजूद है रेबेका। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम तौसिक, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज तो मतलब वोल्केनो और एक जो है आगाज हो गया। आज तो आतिशफशां से आगाज सोचे जिस शो का हुआ हो तो वो उसके लेवल ऊपर लेके जाना है। खबरें भी उससे ऊपर की होनी चाहिए। ऐसी जबरदस्त गुड न्यूज़ है कि मतलब आपका मूड अच्छा हो जाएगा। अच्छा, खुशी का आतिशफशां फट पड़ेगा। बिल्कुल फट पड़ेगा, और मुझे लगता है कि एक ना एनर्जी बूस्ट जो है ना हमें मिलेगा, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। हम सोचते हैं ना तौसिक, जो हमारी पहली गुड न्यूज़ है वो भी रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग आराम करना पसंद करते हैं या ज़्यादा वक्त घर पर गुजारना पसंद करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब हाजी गुलाम टवाना से, जो कि रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर हैं, और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुछ करने का फ़ैसला किया। गुलाम टवाना गलियों और सड़कों से मुक़द्दस औराक इकट्ठे करते हैं और इनकी बोरियां भर के महफूज करते हैं। गुलाम टवाना को इस काम से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और इसी काम के लिए उन्होंने एक लोडर रिक्शा भी ख़रीद लिया है। गुलाम टवाना एक रिटायर्ड SSP हैं और विहाड़ी, मियांवाली और खुशाब के DPO भी रह चुके हैं। भाई टवाना साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक अच्छी एक्टिविटी चुनी है अपने रिटायरमेंट स्पैन के लिए। और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ ना हम समझते हैं अच्छा रिटायरमेंट का मतलब है कि जिंदगी से रिटायरमेंट, काम खत्म, बस जी अब तो चल चलाओ है। भाई चल चलाओ तो किसी का किसी वक्त भी हो सकता है, मेरा आपका किसी का नहीं मालूम, बच्चे का नहीं मालूम, जवान का नहीं मालूम।
तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी को किसी खास मकसद, और ये भी नहीं कि कोई खास कोई बहुत ही कोई माशरती तस्हीह का कोई मकसद हो, आप अपने आप को एक्टिव रखें। द कॉन्सेप्ट इज कि आपकी उम्र 60 साल हो गई, आपने रिटायरमेंट ले ली या रिटायरमेंट आपकी होगी, उसके बाद अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी दे, कितनी ही उम्र पड़ी है तो उसको एक्टिवली गुजारें, चाहे बच्चों के साथ, मोहल्ले में कोई काम, घर में कोई ऐसा पैशन होना चाहिए। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जवानी में नौकरी की वजह से कोई आपका ड्रीम, कोई आपकी हॉबी, कोई आपका पैशन रह गया हो, रिटायरमेंट के बाद उसको करें। इवन तौसीक मैं भी यही सोच रही थी कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो मुझे लगता है कि आपकी जो हॉबी, जो भी काम करने का आपको शौक़ है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी है, तो आई थिंक उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? मेरा रिटायरमेंट प्लान है कि मैं जो है, मुझे तौसीक निटिंग का बहुत शौक़ है और वो मैंने एक सर्टन टाइम तक किया भी है, लेकिन वो फिर अब नहीं मसरूफियत की वजह से कर पाती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये ज़रूर करूँगी, निटिंग दोबारा से सीखूंगी और कुछ अच्छी सी चीज़ें जो है बनाऊंगी। इंटरेस्टिंग। और सीख क्या करेंगे? नहीं, रिटायरमेंट के बाद नहीं, अभी भी हम नहीं चाहते आप रिटायरमेंट वैसे मेरे पास तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो चाहते भी नहीं आप रिटायर हो। मतलब और रिटायरमेंट के अंदर ये है कि हाँ, ये जरूर है, अगर एज वाइज देखें कि 60 के बाद क्या कर रहे होंगे, तो मेरा ख्याल है कि मैं शायद, मेरा रिटायरमेंट प्लान ये है कि मैं अभी भी बच्चों के साथ बहुत सा काम कर रहा होता हूँ, पीटीवी पे शो में भी और वैसे भी, लेकिन मैं बच्चों के साथ और ज़्यादा एक्टिव हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं, आई डोंट नो वो क्या होगा, वो कोई स्कूल में, मुझे लगता है मैं स्कूल टीचिंग शुरू करूंगा रियली रिटायरमेंट के बाद। प्राइमरी के बच्चों को मैं प्रॉपर क्लासरूम के अंदर जाके पढ़ाना चाहूँगा। वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। सो बढ़ते हैं सेकंड गुड न्यूज़ के जानिब। अब कोई भी प्रोफेशन तौसीक ऐसा नहीं रहा जिसमें टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व ना हो या मुतारिफ ना हुई हो। कराची की एक यूनिवर्सिटी में 3D वर्चुअल डिसेक्शन टेबल इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी पर मबनी तालीम हासिल करने में मदद मिल सके। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक बड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट है जो कि मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स, सर्जन्स, नर्सेज, रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। वाओ, ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि जो मैं समझा हूँ, हालांकि अंग्रेजी बहुत मुश्किल थी, मेरे ऊपर से गुजर गई, और मेरा ख्याल है आपने पढ़ी, आपके भी ऊपर से गुजर गई। हम दोनों अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि इस पूरी खबर की हमें समझ तो नहीं आई, लेकिन ये जो कुछ भी है बड़ा ज़बरदस्त। कि वो देखिए, मुझे लग रहा है 3D, एक ह्यूमन बॉडी को 3D एंगल से स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे, कुछ ऐसी सी फिजिकली किसी का वहाँ पर होने से जो है उससे उसको जो है अल्टरनेट एक यूज़ दिया गया है जिसको 3D विजुअल जो है उसके थ्रू करने की कोशिश की गई है। एब्सोल्युटली प्रैक्टिस की जाएगी। इंटरेस्टिंग। सो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सब जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इससे फ़ायदा उठाएंगे और पढ़ेंगे। यस। सो बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब। जो लोग होते बिनाई से महरूम होते हैं, तो ऐसे अक्सर हमने देखा है कि उनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ही, फीलिंग ऑफ सेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो बिनाई से महरूम हैं मगर ऑर्केस्ट्रा प्ले करती हैं। मिस्र में नाबीना ख़वातीन के लिए ये अनोखा ऑर्केस्ट्रा 50 बरस कबल कायम किया गया था। बिनाई से महरूम ये ख़वातीन जो है तमाम तर मौसीकी म्यूज़िक डायरेक्टर की हदायत और म्यूज़िक नोट्स के बगैर ही बजाती हैं। ऑर्केस्ट्रा की टीम 30 से ज़ायद ममालिक में अब तक परफॉर्म कर चुकी है। वाह, ये सारी ख़वातीन नाबीना हैं जी, ये देख नहीं सकती। जी बिल्कुल, और पूरा इनका ऑर्केस्ट्रा है। yes. वाह, ज़बरदस्त, किस कदर इंस्पायरिंग खबर है ना। और आप देखिए कि जो ऑर्केस्ट्रा के लिए ज़रूरी होता है कि जो म्यूज़िक की अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको म्यूज़िकल नोट्स कहते हैं, उसको देख के म्यूजिशियन, चाहे वो वायलिनिस्ट है या जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो लेकिन क्योंकि वो देख नहीं सकती तो उनके पास म्यूजिकल नोट्स भी नहीं है, वो सिर्फ सुनकर एक दूसरे को, क्योंकि फीलिंग ऑफ सेंस उनकी शायद इतनी अच्छी है, हेयरिंग सेंस ऑफ कोर्स, हाँ, वो तेज है। यस। और उसके बाद जो और आई थिंक ये डिपेंड करता है तौसीक आपकी चाह क्या है, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका शौक़ है और उन्होंने इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। बिकॉज जब तक एक खुशी और ख्वाहिश से आप काम नहीं करते ना, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। एब्सोल्युटली, ज़बरदस्ती कितनी भी आपसे स्वेटरें बनवा ली जाएं, नहीं जब तक निटिंग का शौक नहीं होगा, है ना, नहीं कर सकते। और प्राइमरी स्कूल में कितनी दफ़ा जाके तौसीक हैदर को खड़ा करते हैं कि शौक नहीं है बच्चों से के साथ काम करने का, तो बिल्कुल। और इसीलिए
जो आपका जो पैशन है वही प्रोफेशन बनना चाहिए। और वो बड़े लकी लोग होते हैं जिनका जो पैशन है वो प्रोफेशन बन जाता है, अदरवाइज तो 9 to 5 की जॉब जिनको करनी पड़ती है ना उन्हीं को पता हो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम अक्सर ये बात करते हैं, लेकिन मैं मेरे एक बल्कि क्लियरली मुझे साहब ज़हन में आ रहे हैं जो मेरे दोस्त हैं, और वो इस कदर हमारी ज़बान में एक बोरिंग नौकरी करते हैं, एक मोनोटोनस नौकरी है कि पिछले कोई 25 साल से वो दफ्तर भी वही है, वो सड़क भी वही है, शायद कमरा भी मेरा ख्याल उस बिल्डिंग में उनका वही है, वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वही लेकिन वो उसमें खुश है। ही सेज कि मैं कुछ और, मेरा ख्याल में तो अगले 25 साल भी मैं ही बड़े शौक से कर, हाँ हमें कोई कहे तो हम कहेंगे अच्छा भी वही मतलब आप एक बोरिंग सा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अगर आप खुश हैं उसके अंदर तो बिल्कुल ठीक। लेकिन तासिक मुझे लगता है इसमें खुशी के साथ साथ अगर आपने कुछ सोचा हुआ नहीं है कि आपको क्या करना है, और बगैर सोचे हुए अगर आपको एक जॉब मिल गई या कोई भी ऐसा काम जो, तो उसमें आप खुश होते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा हुआ है कि ये प्रोफेशन मुझे अपनाना है और वो आप नहीं कर पाए फिर मसला, तो मसला है। एग्जैक्टली वहाँ पे एक थोड़ा सा एहसास होता है कि मैं जो करना चाहता था नहीं, काश वाले एलिमेंट आ जाते। थैंक यू वेरी मच रिबेका, थैंक यू तासिक, ऑल द बेस्ट, खुश रहें, यू आर वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल कलर टुडे। थैंक यू तासिक, हैव अ गुड डे। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे और हम रस्सी के साथ आपको एक्सरसाइज करने के कुछ टिप्स देंगे, इन्हें उसको हम रोप स्किपिंग भी कहते हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।